दुनिया की सभी स्पोर्ट्स लीग्स में शायद ही ऐसी कोई टीम होगी जिसने आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, उन टीम से भी ज़्यादा जो मल्टीपल टाइम्स आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी हैं। ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है और ऐसी ही कुछ बातें इस टीम को खास बनाती हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि बात चल रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। आरसीबी को अगर आईपीएल का सरप्राइज पैकेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर सीजन ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती। इनके पास भले ही आईपीएल ट्रॉफी ना हो, लेकिन इन्होंने फैंस के लिए एंटरटेनमेंट कभी कम नहीं होने दी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑक्शन टेबल से शुरू होकर सीजन के आखिरी मैच तक ही चलती है, तो ऐसा नहीं है। चाहे बात कंट्रोवर्सीज की हो या फिर प्लेयर ट्रेडिंग की, आरसीबी लाइमलाइट के उतना ही पास रहती है जितना दूर ट्रॉफी से। आरसीबी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी और उस जर्नी के अप्स एंड डाउन्स को आज जानेंगे पूरी बोल्डनेस के साथ। फेज 1, द चैलेंज ऑफ रॉयल्स। कहानी शुरू होती है सितंबर 2007 से। बीसीसीआई अनाउंस करती है कि अगले साल यानी कि 2008 से वो एक लीग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा इंडियन प्रीमियर लीग, और इसमें इंडिया की 8 मेजर सिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। आज जैसे प्लेयर्स के लिए ऑक्शन होता है, उसी तरह उस समय पर टीम्स के लिए ऑक्शन हुआ और बैंगलोर फ्रेंचाइजी के लिए बिड लगाई गई $111.6 मिलियन की। ये बिड लगाई थी उस वक्त के फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन विजय माल्या ने। ये मुंबई इंडियंस के बाद किसी भी टीम के लिए सेकेंड हाईएस्ट बिड थी। टीम को परचेज करने के बाद टीम का नाम रखा गया और नाम के साथ ही कंट्रोवर्सीज की शुरुआत हो गई। आप सभी आईपीएल टीम्स के नाम एक बार अपने मन में रिवाइज करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या किसी टीम के नाम की वजह से आपको ये पता चलता है कि उस टीम के ओनर क्या करते हैं। ऐसा किसी टीम के साथ नहीं होता, लेकिन आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम सुनते ही लगता है कि ये नाम तो हमने पहले कहीं सुना है। और जब पता चलता है कि ये यूनाइटेड ब्रूरीज की टीम है तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी एक ड्रिंक रॉयल चैलेंज के नाम पर ही अपनी टीम का नाम रखा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक तरफ इस नाम ने कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस नाम ने यह भी अश्योर किया कि आरसीबी पहले दिन से ही आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम बन जाए। ये पॉपुलैरिटी और बढ़ गई 20 फरवरी 2008 को, जब पहली बार आईपीएल ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में जाने से पहले टीम से कहा गया था कि उन्हें एक आइकॉन प्लेयर चूज करना है। आइकॉन प्लेयर का कॉन्सेप्ट कुछ ब्रांड एम्बेसडर जैसा है। हर टीम ने अपनी सिटी से एक नाम चुना। मुंबई के लिए आइकॉन बने सचिन तेंदुलकर, दिल्ली के लिए सहवाग, पंजाब ने चुना युवराज को और केकेआर ने चुना अपने प्रिंस यानी कि सौरव गांगुली को। बैंगलोर ने आइकॉन प्लेयर के तौर पर चुना राहुल द्रविड़ को, जहां राहुल द्रविड़, मार्क बाउशर, रॉस टेलर, जैक कैलिस और कैमरन वाइट जैसे धाकड़ बल्लेबाज टीम में आए। इसी के साथ 19 साल के विराट कोहली को भी आरसीबी ने अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। इसी तरह बॉलिंग में जहीर खान, प्रवीण कुमार, अनिल कुंबले और डेल स्टेन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को टीम में लिया गया। पेपर पर तो आरसीबी की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही थी और सबको लग रहा था कि आरसीबी ट्रॉफी की टॉप कंटेंडर बन सकती है, लेकिन जब सीजन शुरू हुआ तब इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। द इनॉग्रल सीजन ऑफ आईपीएल 2008। आईपीएल का पहला ही मैच एक आरसीबी का मैच था, जिसमें आरसीबी भिड़ रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स से। इस दिन आरसीबी के साथ जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ। इस मैच को आरसीबी आज तक सबसे ज्यादा रन्स के अंतर से हारी थी। इस मैच में केकेआर ने पहले बैटिंग करी और केकेआर के ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल के पहले ही मैच में अगले कई सालों तक के लिए एक रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। ब्रेंडन मैकलम ने इस मैच में 73 बॉल्स में 158 रन्स नॉट आउट बनाए और केकेआर का स्कोर पहुंच गया 222 रन्स पर। अब आरसीबी को जीतने के लिए 223 रन्स बनाने थे, लेकिन उस वक्त पर एक T20 मैच में इतना बड़ा स्कोर चेज कर पाने का कोई सवाल ही नहीं बनता था और सबको पता था कि आरसीबी हारेगी, लेकिन कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था कि आरसीबी इतने बुरे ढंग से हारेगी। राहुल द्रविड़ ने बनाए 2, कोहली ने 1, कैलिस ने 8 और कैमरन वाइट ने 6 और इसी तरह टीम सिर्फ 82 पर ऑल आउट हो गई और आरसीबी ये मैच 140 रन से हार गई। यह आरसीबी का आज तक भी ग्रेटेस्ट लॉस मार्जिन है। इस सीजन के 14 मैचेस में से आरसीबी 10 मैचेस हार गई और सिर्फ 4 मैचेस जीती। इसीलिए आरसीबी की रैंक इस सीजन में रही 7th। द्रविड़ के अलावा कोई प्लेयर 300 रन्स का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाया और धुआंधार बॉलिंग यूनिट में कोई भी बॉलर टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट में नहीं था। कुल मिलाकर 2008 का सीजन एक बुरा सीजन साबित हुआ और इस बुरे सीजन का गुस्सा माल्या ने निकाला टीम की सीईओ चारू शर्मा को हटाकर। टीम के लीडिंग रन गेटर रहे राहुल द्रविड़, जिन्होंने 371 रन्स बनाए और लीडिंग विकेट टेकर रहे 13 विकेट्स के साथ जहीर खान। 2009 आईपीएल सीजन। 2009 के सीजन के लिए सीईओ बने ब्रिजेश पटेल। पटेल ने आते ही सबसे पहले जहीर खान को मुंबई की टीम से ट्रेड कर लिया और आरसीबी में आ गए रॉबिन उथप्पा। जहीर खान ने पिछले ही सीजन आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे, लेकिन आरसीबी की स्ट्रैटेजीज को समझना नॉर्मल लोगों के बस की बात तो है नहीं। उथप्पा के साथ साथ टीम में मनीष पांडे और केविन पीटरसन को भी लाया गया और पीटरसन अब आरसीबी के कैप्टन भी बन गए।
पिछले सीजन की बॉलिंग हैवी टीम अब बैटिंग हैवी टीम बन गई थी। लेकिन नए कप्तान का भी सिक्का नहीं चला और आरसीबी सीजन के पहले 6 में से 4 मैचेस हार गई। इन 6 मैचेस के बाद पीटरसन ने भी आरसीबी का साथ छोड़ दिया और वो इंग्लैंड के लिए खेलने चले गए। आरसीबी दूसरे ही सीजन में अपना तीसरा कैप्टन डिक्लेयर करने जा रही थी और अब कैप्टन बने अनिल कुंबले। कई एक्सपर्ट्स कुंबले को इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन मानते हैं और ऐसा क्यों, ये देखने को मिला बचे हुए सीजन में, जब आरसीबी ने सबको हैरान करते हुए बचे हुए 8 मैचेस में से 6 मैचेस जीते और टेबल पे टॉप पे फिनिश किया। फिर प्लेऑफ्स को जीतते हुए वो फाइनल्स में पहुंच गए जहां उनके सामने थी डेक्कन चार्जर्स। फाइनल्स तक पहुंचने से पहले आपको सीजन की कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं। आरसीबी ने सीजन में राजस्थान के खिलाफ लोएस्ट टोटल कंसीड करा, जहां आरसीबी के बॉलर्स ने राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 58 रन पर रोक दिया था। अनिल कुंबले ने इस मैच में 5 विकेट्स ली और आईपीएल में अपना पहला 5 विकेट हॉल दर्ज किया। अनिल कुंबले ही इस सीजन में टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी थे, जहां उन्होंने 21 विकेट्स ली और इसी के साथ वो पर्पल कैप की रेस में सेकंड पोजीशन पर रहे। यह आरसीबी की पिछली परफॉर्मेंस के बाद बहुत अच्छा कमबैक था। फाइनल्स में आरसीबी ने पहले बॉलिंग करते हुए डेक्कन चार्जर्स को 143 के टोटल पर रोक दिया, लेकिन ये स्कोर वो अनफॉर्चुनेटली चेज नहीं कर पाए। वो ट्रॉफी से बस 6 रन्स की दूरी पर थे, लेकिन वो 6 रन्स 600 रन्स के बराबर साबित हुए और आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन इस सीजन की बुरी शुरुआत के बावजूद जिस तरह से आरसीबी ने अपना कमबैक करा, उससे उन्होंने वाकई में कई फैंस के दिल जीत लिए थे। टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे जैक कैलिस, जिन्होंने 361 रन्स बनाए। इसी सीजन में विराट कोहली ने भी अपनी पहली आईपीएल 50 बनाई, जहां उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 32 बॉल्स में 50 रन्स बनाए। ये कोहली की आने वाली कई हाफ सेंचुरीज की शुरुआत थी। 2010 आईपीएल सीजन 2010 का सीजन भी आरसीबी के लिए बिल्कुल 2009 जैसा ही गया। कुंबले की कप्तानी में आरसीबी ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई और सीएल T20 के सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे। आरसीबी ने 16 में से 8 मैचेस जीते और टेबल पर 3rd पोजीशन पे फिनिश किया। टीम के लीडिंग रन स्कोरर एक बार फिर जैक कैलिस थे, जिन्होंने 572 रन्स बनाए और इसी के साथ वो ऑरेंज कैप की रेस में 2nd पोजीशन पर भी रहे। पिछली बार की तरह ही अनिल कुंबले इस बार भी टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे, जहां उन्होंने 17 विकेट्स ली। इस बार विराट कोहली की परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव हुई, जहां उन्होंने 307 रन्स बनाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इस सीजन की एक बड़ी हाईलाइट तब आई जब आरसीबी के बॉलर ने पहली बार एक हैट्रिक ली और ये बॉलर थे प्रवीण कुमार। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए प्रवीण कुमार ने अपनी हैट्रिक ली और डेमियन मार्टिन, सुमित नारवाल और पारस डोगरा को आउट करा। इसी सीजन के खत्म होने के साथ अनिल कुंबले ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली और अब आरसीबी अपने अगले फेज में जाने के लिए तैयार थी। फेज 2 स्टार्स इन द बकेट 2011 आईपीएल सीजन। सभी टीम्स को कहा गया था कि वो केवल 4 ही प्लेयर्स रिटेन कर सकती हैं। लगभग सारी टीम्स की शीट्स पर 4 प्लेयर्स के नाम लिखे हुए थे, लेकिन आरसीबी की शीट पर सिर्फ एक नाम था, विराट कोहली। उन्होंने विराट कोहली के अलावा किसी भी दूसरे प्लेयर को रिटेन नहीं करा। इसका नतीजा ये हुआ कि इस सीजन उनकी पूरी टीम नई नवेली नजर आ रही थी, चाहे बात एबी डिविलियर्स की हो या फिर जहीर खान की। सौरभ तिवारी से लेकर चेतेश्वर पुजारा तक नए चेहरों को लेकर एक फ्रेश टीम बनाने की कोशिश की गई और उनका कैप्टन बनाया गया डेनियल वेटोरी को। उन्होंने ऑक्शंस में कई स्टार्स खरीदे, लेकिन एक आईपीएल सुपरस्टार ऑक्शन में अनसोल्ड रहा। ऑक्शंस खत्म होने के बाद 31 साल के इस खिलाड़ी ने मीडिया को बयान दिया और कहा कि आईपीएल टीम्स को मेरे पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है। ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि क्रिस गेल थे, जिन्हें बाद में आरसीबी में डर्क नेनेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा गया। गेल ने अपने पोटेंशियल के बारे में जो कहा था वो सच निकला और स्टार से भरी इस टीम में वो सुपरस्टार बनकर सामने आए। इस सीजन में आरसीबी ने अपने 16 में से 10 मैचेस जीते और टेबल पर 1st पोजीशन पे फिनिश किया। इस सीजन उनकी विन परसेंटेज 66% थी, जो उनके लिए आज तक हाईएस्ट है। इस सीजन में आरसीबी ने कई मैचेस बड़े अच्छे ढंग से जीते, लेकिन एक मैच ऐसा भी था जिसमें वो हारे और बुरी तरह हारे। आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। इस मैच में आरसीबी ने आज तक दूसरी टीम्स के हाथों सबसे ज़्यादा रन्स खाए, जब आरसीबी के बॉलर्स के खिलाफ किंग्स 11 पंजाब ने 232 रन्स बना दिए। जवाब में आरसीबी सिर्फ 121 रन ही बना पाई। इस सीजन में आरसीबी का वर्ल्ड फेमस ट्रायो गेल, डिविलियर्स और कोहली के रूप में सबके सामने आया, जहां तीनों ही प्लेयर्स ने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू करी। जहां कोहली 557 रन के साथ सीजन के 2nd हाईएस्ट रन गेटर थे और क्रिस गेल 608 रन के साथ सीजन के हाईएस्ट रन गेटर थे। जहां एक आरसीबी के प्लेयर ने पहली बार ऑरेंज कैप अपने नाम करा और क्रिस गेल ने इस सीजन में 2 सेंचुरीज भी लगाई। टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे श्रीनाथ अरविंद, जिन्होंने 21 विकेट्स ली। आरसीबी सीजन में फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन एक बार फिर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा, जहां सीएसके इस सीजन चैंपियंस बनी। अब आता है 2012 का आईपीएल सीजन। आरसीबी ने पिछले 3 सीजन्स में जो गेम खेला उसने उन्हें एक ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन पिछले 3 सीजन्स में ही वो 2 बार ट्रॉफी के बिल्कुल नजदीक भी गए, लेकिन उसे छू नहीं पाए।
2012 का सीजन उन्हें ट्रॉफी तक पहुंचता हुआ लग रहा था, क्योंकि उनके लगभग सारे ही प्लेयर्स फॉर्म में थे, चाहे बात कोहली की हो या फिर क्रिस गेल की या फिर बॉलिंग यूनिट में प्रवीण कुमार की। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारे शेफ मिलकर डिश को खराब कर देते हैं। 2012 का सीजन भी कुछ ऐसा ही रहा। पहले मैच में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ एक शानदार जीत मिली, लेकिन अगले 3 मैचेस वो हार गए। टीम के लिए संकट की घड़ी थी, क्योंकि उनके सुपरस्टार क्रिस गेल उनके साथ नहीं थे। लेकिन फिर गेल ने टीम को 5वें मैच में ज्वाइन किया, जिसके बाद वो अगले 3 मैचेस बड़े अच्छे तरीके से जीत गए और इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल ही थे। 2012 के सीजन में टीम के लीडिंग रन गेटर एक बार फिर से क्रिस गेल थे, जिन्होंने 15 मैचेस में 733 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। क्रिस गेल इस सीजन टीम के ही नहीं बल्कि सीजन के भी लीडिंग रन स्कोरर थे और एक बार फिर लगातार दूसरी बार क्रिस गेल ऑरेंज कैप होल्डर भी बन गए थे। इस सीजन में गेल ने 59 सिक्सेस भी लगाए, जो उन्हें मोस्ट सिक्सेस इन अ सीजन के रिकॉर्ड में भी टॉप पर पहुंचाता है। और इसी सीजन में उन्होंने एक ओवर में 36 रन भी बना दिए थे, जो उस वक्त एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड था। ऐसा उन्होंने कोची टस्कर्स केरला के बॉलर प्रशांत परमेश्वरन के खिलाफ करा था, जहां उन्होंने 4 सिक्सेस और 3 चौके लगाए। एक एक्स्ट्रा बॉल इस ओवर में नो बॉल थी, जिस पर भी गेल ने 6 लगाया था। टीम के लीडिंग विकेट टेकर इस सीजन रहे विनय कुमार, जिन्होंने 19 विकेट्स ली। 7 मैचेस में से टीम के पास 4 विन्स थी और लग रहा था कि इस सीजन भी टीम प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, लेकिन टीम ने अगले 9 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस जीते और सीएसके के साथ 17-17 पॉइंट शेयर करने के बावजूद नेट रन रेट की वजह से सीएसके प्लेऑफ्स में गई और आरसीबी ग्रुप स्टेज एग्जिट की तरफ। 2012 का ये सीजन आरसीबी के लिए टेम्पलेट सेटिंग सीजन था। इस सीजन आरसीबी ने 2 गलतियां की। पहली ये कि वो शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और नतीजा ये हुआ कि आखिरी में वो दूसरी टीम्स के नेट रन रेट के भरोसे रह गए। और दूसरी ये कि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा बैटिंग सेंट्रिक थी। इसे आसान तरीके से समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इस सीजन उन्होंने जो 8 मैचेस जीते, उसमें 5 में मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल थे और 3 में मैन ऑफ द मैच एबी डिविलियर्स। इन दोनों गलतियों को मैनेजमेंट ने ढंग से नोटिस किया और उन्हें सुधारने के लिए वो मिले 3 फरवरी 2013 को। ये 2013 के आईपीएल की ऑक्शन की डेट थी और इसी तारीख पे किंग कोहली का एरा भी आरसीबी में शुरू हुआ था। फेज 3 द बिगिनिंग्स ऑफ अ किंग। 2013 आईपीएल सीजन। पिछले सीजन की 2 गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करी गई और इसलिए टीम से नॉन परफॉर्मिंग मेंबर्स को निकाल दिया गया। इनमें मोहम्मद कैफ से लेकर राइली रूसो जैसे नाम मौजूद थे। टीम में मैच विनर्स को ऐड किया गया, जिसमें आरपी सिंह और उनाद कार्ड जैसे प्लेयर शामिल थे। इस मूव का नतीजा भी निकला और 9 विन्स में टीम के पास 5 ऐसे अलग अलग प्लेयर्स थे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। यानी कि टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम अब सुधर चुकी थी, लेकिन 18 पॉइंट्स के बावजूद टीम प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई। उसके भी 2 रीजंस रहे। पहला तो था डिपेंडेबिलिटी। आरसीबी को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए एसआरएच और केकेआर के आखिरी मैच में केकेआर को जिताना था, लेकिन हुआ इसका उलट। एसआरएच ने जीत हासिल की और आरसीबी प्लेऑफ से बाहर हो गई। इस हार का दूसरा रीजन सामने आया, होम ग्राउंड एडवांटेज। हर टीम चाहती है कि वो ऐसी टीम बनाए जो उनके होम ग्राउंड पर उन्हें एडवांटेज दे, लेकिन आरसीबी की टीम ने उन्हें सिर्फ होम ग्राउंड पर ही एडवांटेज दी। बाहर जाकर तो वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब को हरा पाए और उनके अलावा वो सबसे हारे। इस सब का नतीजा ये रहा कि आरसीबी फिर से लगातार दूसरे सीजन 5वीं पोजीशन पर पहुंचकर लीग से बाहर हो गई। लेकिन इस सीजन आरसीबी ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनाए जो आज तक भी कोई टीम तोड़ नहीं पाई है, एंड इसका क्रेडिट अगेन गोज टू द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल ने सीजन में 708 रन बनाए और टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी शामिल थी। ये सेंचुरी कोई आम सेंचुरी नहीं थी, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पारी खेली और 66 बॉल्स में नॉट आउट 175 रन बना दिए। 17 सिक्सेस और 13 फोर्स के साथ बनाए गए ये रन्स आज तक एक आईपीएल मैच में किसी भी इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा हैं। इस मैच में गेल ने 17 सिक्सेस लगाए, जो एक मैच में किसी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं। यानी कि गेल ने इस मैच में सिर्फ सिक्सेस से 102 रन बना दिए थे। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ इस मैच में आरसीबी ने 263 रन बनाए और ये करीब 10 सालों तक आईपीएल का हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड था, जिसे हाल ही में 2024 में एसआरएच ने 277 रन बनाकर तोड़ा। इसी मैच में एबी डिविलियर्स ने 8 बॉल्स में 31 रन बना दिए थे और ये आरसीबी के लिए हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से की गई बैटिंग थी, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 387 था। इस सीजन में विराट कोहली ने भी बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने 6 हाफ सेंचुरीज लगाई और टोटल 634 रन बनाए। यहीं से विराट कोहली की किंग एरा भी शुरू होती दिख रही थी, जहां वो कंसिस्टेंटली जब जब टीम को जरूरत होती थी रन बनाते थे, और जब टीम को एक अच्छा टारगेट मिलता था तो कोहली की फॉर्म चेज करते हुए और अच्छी हो जाती थी। यहीं से उनके साथ चेज मास्टर का टैग भी जुड़ने लगा। इसी सीजन से विराट कोहली ने आरसीबी की कैप्टनसी भी संभालनी शुरू करी थी।
अब अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो इस सीजन टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे एक बार फिर विनय कुमार, जहां उन्होंने 23 विकेट्स ली। इसी के साथ अब 2014 का सीजन शुरू होने वाला था। 2014 आईपीएल सीजन। मैनेजमेंट की गेम को डिसेंट्रलाइज करने की मेहनत भी बेकार होने वाली थी, क्योंकि समय था मेगा ऑक्शंस का। 12 फरवरी 2014 का दिन था और अखबारों में खबर छपी कि युवराज सिंह को बैंगलोर ने 14 करोड़ रुपयों में खरीदा है। इस खबर ने भी कंट्रोवर्सीज के बाजार को गर्म कर दिया, क्योंकि एक तरफ जहां 10 करोड़ के युवराज आरसीबी को 14 करोड़ के पड़े, वहीं ऑक्शन हॉल से बाहर आरसीबी के ओनर विजय माल्या का बुरा दौर चल रहा था। उनकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर नजर रखी जा रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि आरसीबी की पेरेंट कंपनी यानी कि यूनाइटेड ब्रूरीज को भी उनसे छीन लिया जाएगा। ऑक्शन हॉल के बाहर और अंदर दोनों जगह आरसीबी स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी। उन्होंने युवराज सिंह के लिए बोली लगानी शुरू की तो 10 करोड़ पार आकर युवराज उन्हें मिल गए। लेकिन जैसे ही ऑक्शनेयर ने उन्हें युवराज की नेम स्लिप दी, उससे पहले ही केकेआर के टेबल से इस मूव का विरोध होने लगा। वो ऑक्शन से वॉकआउट करने की धमकी देने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि अभी उनकी बोली पूरी नहीं हुई है। फिर प्रोसेस फिर से शुरू हुआ और एक बार फिर युवराज सिंह आरसीबी को मिले, लेकिन इस बार 4 करोड़ ज्यादा कीमत पर। ये 4 करोड़ का नुकसान तो आरसीबी के सबसे बुरे सीजन की बस एक शुरुआत थी। इस सीजन उन्होंने एक न्यूट्रल टीम बनाने की कोशिश करी, जिसके लिए उन्होंने हर्षल पटेल, पार्थिव पटेल, मुरलीधरन, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को टीम में लिया। एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली तो पहले से ही रिटेन थे। इसी साल टीम में युजवेंद्र चहल की भी एंट्री होती है। इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी वो सीजन के एंड में सिर्फ 5 मैचेस ही जीत पाए और टेबल पे 7 पोजीशन पे फिनिश किया। इस सीजन टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे एबी डिविलियर्स, जहां उन्होंने 395 रन बनाए, और साथ ही लीडिंग विकेट टेकर रहे वरुण आरन, जिन्होंने 16 विकेट्स ली। साथ ही एक अच्छी बॉलिंग फोर्स के रूप में युजवेंद्र चहल भी उभर रहे थे, जहां उन्होंने इस सीजन 12 विकेट्स ली। पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी उन्होंने पिछली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इस बार वो अपने 5 मैचेस को 4 अलग अलग वेन्यूज पर जीते थे, और जिसमें 4 अलग अलग प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच भी मिला था। लेकिन इस सीजन की प्रॉब्लम ये रही कि इस सीजन वो कम से कम 5 मैचेस बहुत क्लोजली हारे, जिसमें वो एक मैच 2 रन से हारे, एक 19 से, एक 31 से और एक 33 रन से। आरसीबी मैनेजमेंट को लगा कि उन्हें फिनिशर्स की जरूरत है। अगर आपकी टीम में फिनिशर की कमी हो और आपके पास युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी हो जिसने एक मैच में 29 बॉल्स पर 68 रन मारकर आपको एक मैच जिताया हो, तो क्या आप उसे रिटेन करेंगे? होना तो यही चाहिए था। लेकिन 2015 की प्रिपरेशन के लिए आरसीबी मैनेजमेंट ने युवराज सिंह को टीम से निकाल दिया। आरसीबी का इस बात पर काफी मजाक बना था, क्योंकि युवराज सिंह ने सीजन शुरू होने से पहले कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी, जहां वो आरसीबी के साथ एक लंबा साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आरसीबी ने तो यहां उन्हें एक सीजन के बाद ही रिलीज कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना था कि शायद वो युवराज को कम कीमत पर दोबारा खरीद लें। फिर जब 2015 में दोबारा ऑक्शन मंडली बैठी और युवराज सिंह का नाम आया, तो युवराज ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था, जिसे 10 करोड़ तक पहुंचाने के लिए लगभग सारी फ्रेंचाइजीज ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ से दिल्ली और बैंगलोर के बीच बिडिंग वॉर शुरू हो गई, और नतीजा ये निकला कि युवराज सिंह रिकॉर्ड बनाते हुए 16 करोड़ में दिल्ली डेयरडेविल्स के हुए। फिनिशर के नाम पर आरसीबी को मिले दिनेश कार्तिक, मनविंदर बिस्ला और सरफराज खान। 2015 आईपीएल सीजन। टॉप पर डिविलियर्स, कोहली और गेल, मिडिल में दिनेश कार्तिक, सरफराज और बिस्ला, और बॉलिंग में चहल, स्टार्क और डिंडा जैसे प्लेयर्स के होने के कारण 2015 की आरसीबी खतरनाक नजर आ रही थी। 2015 का सीजन आरसीबी के लिए शानदार रहा। 14 में से 8 मैचेस जीते, जिसमें 6 अलग अलग प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच रहे। 2010 और 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बॉलर्स आरसीबी के लिए मैन ऑफ द मैच जीत रहे थे। जब भी किसी आरसीबी फैन से ये पूछा जाता है कि वो किस सीजन ट्रॉफी के सबसे ज्यादा करीब थे, तब वो या तो 2009 के बारे में बताते हैं या फिर 2016 के बारे में। लेकिन असल में 2015 में आरसीबी ट्रॉफी जीतने के सबसे करीब थी। इस सीजन एक बार फिर डिविलियर्स, कोहली और गेल तीनों ही अच्छी फॉर्म में थे, जहां टीम के लीडिंग रन गेटर बने डिविलियर्स, जिन्होंने 513 रन बनाए, वो भी 175 के स्ट्राइक रेट से। इसमें उनकी एक सेंचुरी भी शामिल है, जहां उन्होंने नॉट आउट 133 रन बनाए थे। इसके बाद किंग कोहली इस बार भी 3 50s के साथ 505 रन बनाकर आए, और क्रिस गेल ने एक सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के साथ 491 रन बनाए। इसके अलावा यूजी चहल अब टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां उन्होंने 23 विकेट्स ली और वो पर्पल कैप की रेस में 3rd पोजीशन पर थे। आरसीबी ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ प्लेऑफ्स में जगह बना ली और एलिमिनेटर यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 के बीच होने वाले मैच को वो जीत गए। अब बारी थी क्वालिफायर 2 जीतने की, जिसमें उनके सामने थी सीएसके। इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन बनाए। वैसे तो ये बहुत कम थे, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग ने इसे डिफेंड करने का जिम्मा उठाया। आरसीबी के 5 बॉलर्स ने विकेट्स लिए, लेकिन वो ये मैच अनफॉर्चुनेटली 3 विकेट से हार गए। आरसीबी के फैंस के लिए ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि इस सीजन ने किंग कोहली के बेस्ट सीजन का बेस तैयार कर दिया है।
नाउ मूविंग ऑन टू द बेस्ट सीजन ऑफ आरसीबी, 2016 आईपीएल सीजन। इस साल आरसीबी ने ऑक्शन टेबल पर शेन वॉटसन को खरीदने के अलावा कोई लाइमलाइट क्रिएट नहीं करी। हाँ, ये अलग बात है कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर उनके ओनर के साथ काफ़ी कुछ बुरा चल रहा था। हालांकि ग्राउंड पर लौटे तो उन्होंने अपना पहला मैच सनराइजर्स के खिलाफ जीत लिया। अगले 2 मैच वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस से हार गए। फिर चौथा मैच वो पुणे के खिलाफ जीते, लेकिन फिर अगले 3 मैचेस वो गुजरात, हैदराबाद और कोलकाता के खिलाफ हार गए। 7 में से सिर्फ 2 मैच जीतकर यहाँ से उनके लिए हर मैच डू और डाई की स्थिति का बन चुका था। और अब आरसीबी के लिए मैटर बहुत बड़ा था, और जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं। किंग कोहली ने मैटर अपने हाथों में लिया और 7 में से 2 मैचेस जीतने वाली आरसीबी अगले 7 में से 6 मैचेस जीती, जिसमें 4 बार मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। विराट कोहली ने इस सीजन आईपीएल के सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स एक बार में ही तोड़ दिए। इस सीजन में किंग कोहली ने 973 रन्स बनाए। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो इस सीजन से पहले किसी प्लेयर ने एक सीजन में 800 रन्स भी नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार कोहली अलग ही फॉर्म में थे। किंग कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाई, जो कि एक सीजन में आज तक सबसे ज्यादा है। एक बैट्समैन आमतौर पर अपने पूरे करियर में भी 4 आईपीएल सेंचुरीज नहीं लगा पाता, लेकिन किंग कोहली ने एक सीजन में करके दिखाया। बैटिंग की मास्टर क्लास, हर शॉट रिफाइंड और क्रिकेट एक्सपर्ट्स कोहली की ऑ में थे। जो देश विटनेस कर रहा था वो वाकई मैग्निफिसेंट था। इस सीजन में एबी डिविलियर्स ने भी अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने 687 रन्स बनाए, जिसमें एक बार फिर सेंचुरी शामिल थी। एबी डिविलियर्स यहीं से इंडियन फैंस के बीच और फेमस होने लगे, क्योंकि वो अक्सर नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करने आते थे, और आते ही इतनी एक्सप्लोसिव ढंग से बैटिंग करते थे कि कोई भी उनका फैन बन जाए। डिविलियर्स ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग में भी दिखाई, जहां उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करा, जहां उन्होंने इस सीजन 19 कैचेस लिए। इस बार आरसीबी में केएल राहुल भी थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद आरसीबी में अपनी प्रेजेंस फील करवाई, जहां उन्होंने टीम के लिए 397 रन्स बनाए, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल थी। गुजरात के खिलाफ आरसीबी अपना पहला क्वालिफायर जीत गई, और अब आरसीबी पिछले 9 सीजन्स में तीसरी बार फाइनल्स में थी। उनके सामने खड़ी थी सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके खिलाफ डिफेंड करते हुए वो इस सीजन में 1 मैच जीत चुके थे और चेज करते हुए 1 मैच हार चुके थे। आरसीबी अगर टॉस जीतती तो पक्के तौर पर बैटिंग ही लेती, लेकिन टॉस गया एसआरएच के पाले में और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन्स का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी के लिए इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन गेल और कोहली ने इस टारगेट को चेस करना शुरू किया और 9वें ओवर में टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 110 रन्स था। आरसीबी ने अपना पहला फेज तो अच्छे से पूरा कर लिया, लेकिन अगले फेज में वो लड़खड़ा गए और मैच 8 रन से हार गए। एक बार फिर आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर आरसीबी ट्रॉफी को छू नहीं पाई। इस बार टीम के लीडिंग विकेट टेकर एक बार फिर यूजी चहल थे, जिन्होंने 21 विकेट्स ली और इस बार वो पर्पल कैप की रेस में 2nd पोजीशन पर थे। 2017 आईपीएल सीजन, एक टीम जिसमें विराट कोहली, केएल राहुल, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी हों, वो टीम 14 में से कितने मैचेस जीत सकती है? अब इस तरह की टीम जीतने को तो पूरा टूर्नामेंट ही जीत सकती है, लेकिन कम से कम 7 मैचेस तो बनते हैं, वो भी तब जब टीम पिछले सीजन ही फाइनल्स खेल कर आ रही हो। एक्सपर्ट्स और फैंस को लग रहा था कि आरसीबी 2016 और 2015 के सीजन की परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी, लेकिन 2017 के सीजन में आरसीबी ने केवल 3 मैचेस जीते और टेबल के आखिरी पायदान पर अपनी जगह बनाई। सीजन का पहला ही मैच एसआरएच के खिलाफ, जहां एसआरएच के युवराज सिंह ने 27 बॉल्स पर 62 रन्स बनाकर आरसीबी की शुरुआत को खराब कर दिया। और इस सीजन की खराबी ऐसी बढ़ी कि आगे चलकर टीम केकेआर के खिलाफ केवल 49 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई और आईपीएल का लोएस्ट टोटल दर्ज हुआ। एक ऐसी टीम जिसमें कोहली, डिविलियर्स और गेल जैसे बेहतरीन बैट्समैन हो, वो सिर्फ 49 पर कैसे ऑल आउट हो सकती है, ये सिर्फ आरसीबी ही जाने। अंत में मिला जुलाकर टीम 8th पोजीशन पर फिनिश करती है। कोहली के लिए भी ये सीजन बहुत बुरा रहा, लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि ये बुरी फॉर्म अगले सीजन में कैरी ऑन नहीं होगी। 2017 में टीम के लीडिंग रन स्कोरर विराट कोहली ही थे, जिन्होंने सिर्फ 308 रन्स बनाए और लीडिंग विकेट टेकर रहे पवन नेगी, जिन्होंने 16 विकेट्स ली। ये परफॉर्मेंसेस बहुत बिलो एवरेज थी और इतने बड़े स्टेज के लिए डिसअपॉइंटिंग थी। 2017 का सीजन ही क्रिस गेल का आरसीबी में आखिरी सीजन भी साबित हुआ, क्योंकि अगले साल वो पंजाब किंग्स में चले गए। क्रिस गेल का आरसीबी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जहां वो आज तक टीम के लिए 3rd हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, जहां उन्होंने आरसीबी के लिए 3163 रन्स बनाए, वो भी सिर्फ 85 मैचेस में। सही मायनों में क्रिस गेल के करियर के पीक ईयर्स आरसीबी में ही बीते। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर के अलावा उनका टीम में हाईएस्ट करियर एवरेज भी था, जहां उन्होंने 43 के एवरेज से रन्स बनाए। की बॉलिंग को मजबूत करने वाले थे, एक थे उमेश यादव और दूसरे मोहम्मद सिराज।
ऑन दी अदर हैंड कोहली के लिए तो ये सीजन पिछले सीजन से बेहतर साबित हुआ, लेकिन आरसीबी के लिए नहीं। इस साल आरसीबी ने बड़े बड़े स्कोर्स लगाए, कई बार टीम ने 200 पार किए, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग ना होने की वजह से वो 4 मैचेस डिफेंड करते हुए हार गए, जिसमें से 3 हाई स्कोरिंग मैचेस थे। एक तरफ टॉप 10 स्कोरर्स की लिस्ट में आरसीबी के 2 बैट्समैन थे, वहीं दूसरी तरफ टॉप 20 बॉलर्स में भी उमेश यादव के अलावा कोई दूसरा आरसीबी बॉलर नहीं था। बैटिंग और बॉलिंग के इस डिफरेंस का नतीजा ये हुआ कि आरसीबी इस सीजन 6 विन्स के साथ 6th पोजीशन पर ही फिनिश करती है। टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे उमेश यादव, जिन्होंने 20 विकेट्स लिए, और टीम के लीडिंग रन स्कोरर एक बार फिर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 530 रन बनाए। इस साल एक बार फिर डिविलियर्स भी अच्छी फॉर्म में थे, जहां उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से 480 रन बनाए। 2019 आईपीएल सीजन बैटिंग और बॉलिंग के डिफरेंस को खत्म करने के लिए दोबारा से ऑक्शन में चीजों को सुधारा गया। डेल स्टेन और मोइन अली जैसे बॉलर्स को टीम में जोड़ा गया। मैनेजमेंट को लगा कि शायद आरसीबी इस साल डिफेंड करते हुए मैचेस को जीते, लेकिन इस साल आरसीबी 4 मैचेस डिफेंड करते हुए हारी और 5 मैचेस चेज करते हुए। मतलब ये निकला कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में आरसीबी मैनेजमेंट ने एक और प्रॉब्लम को जन्म दे दिया था। पिछले 3 सालों में ये दूसरी बार था जब आरसीबी ने टेबल की लास्ट पोजीशन पर फिनिश किया। इस बार भी टीम के लीडिंग रन गेटर रहे विराट कोहली, जहां उन्होंने एक सेंचुरी के साथ 464 रन बनाए, और लीडिंग विकेट टेकर रहे यूजी चहल, जिन्होंने 18 विकेट्स लिए। 2020 आईपीएल सीजन साल आया 2020, और सच कहा जाए तो आरसीबी के कोर फैंस के सिवाय किसी को भी आरसीबी से कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन आरसीबी तो हमेशा उम्मीदों के उलट काम करती है, और इस साल भी वही हुआ। टीम ने विराट कोहली के टॉप फॉर्म में ना होने के बावजूद भी 7 मैचेस जीते। डेब्यूटेंट देवदत्त पाडिक्कल ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए, जो थे 473 रन्स। उनके जस्ट बाद थे 466 रन्स के साथ विराट कोहली, और फिर थे 454 रन्स के साथ एबी डिविलियर्स। लीडिंग विकेट टेकर एक बार फिर यूजी चहल रहे, जिन्होंने 21 विकेट्स ली। 7 मैचेस जीतने के बाद वो एक बार फिर से प्लेऑफ्स में थे, और एलिमिनेटर मैच में उनके सामने थी आर्च राइवल्स में से एक एसआरएच। इस बार आरसीबी के पास मौका था कि वो 2016 की हार का बदला ले लें, लेकिन किस्मत ने हैदराबाद का साथ दिया, और 2 बॉल्स रहते हुए हैदराबाद ने चेज करते हुए मैच जीत लिया। 2021 आईपीएल सीजन 2021 में एक बार फिर आरसीबी फैंस ने उम्मीदों को थामा, और आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल के एडिशन के साथ अपने कैंपेन को शुरू किया। कोहली अभी भी अपनी टॉप फॉर्म में नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके आरसीबी ने पूरे सीजन धमाल मचाया, और वो दोबारा से एलिमिनेटर के दरवाजे पर खड़े थे, और उनके सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स। इस बार आरसीबी टीम गेम खेलते हुए आगे बढ़ रही थी, और इसलिए लग रहा था कि शायद वो ट्रॉफी अपने नाम कर लें, लेकिन फिर वही कहानी हुई। 2 बॉल रहते केकेआर ने चेस पूरा करते हुए मैच जीत लिया, और आरसीबी लीग स्टेज से बाहर हो गई। ये हार फैंस के लिए डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें पता था कि कैप्टन कोहली को बाउंस बैक करने की आदत है। इस सीजन टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 513 रन बनाए, और लीडिंग विकेट टेकर रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 32 विकेट्स ली, और हर्षल पटेल ने पर्पल कैप भी अपने नाम करा। ये आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी आरसीबी के बॉलर को पर्पल कैप मिल रहा हो। यह आरसीबी के बदलते गेम प्लान का नतीजा था। 2021 के सीजन के एंड में ही डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। एबी डिविलियर्स आरसीबी के एक कोर प्लेयर रहे, जिन्होंने टीम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा। डिविलियर्स आरसीबी के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, जहां उन्होंने 4491 रन बनाए। मोस्ट सिक्सेस एंड मोस्ट फोर्स की रैंकिंग में भी आरसीबी के लिए ये सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं। इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड्स डिविलियर्स ने बनाए, जिनके बारे में एक वीडियो में बताना भी मुश्किल है। अगर आपको कोई एबी डिविलियर्स का आईपीएल रिकॉर्ड पता है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करा, तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। 2021 का सीजन युजवेंद्र चहल के लिए भी आखिरी सीजन था जिसमें वो आरसीबी के लिए खेले, और यूजी चहल के आरसीबी में कंट्रीब्यूशन की अलग से बात करनी तो बनती है। चहल ने आरसीबी में रहते हुए सबसे ज्यादा विकेट्स ली, जहां उन्होंने 113 मैचेस खेले और 139 विकेट्स ली। इसमें उन्होंने 2 4 विकेट हॉल्स भी लिए। इसके अलावा चहल की ओवरऑल आईपीएल परफॉर्मेंस भी बहुत स्पेशल रही है, जहां वो अब तक मुंबई इंडियंस, आरसीबी और आरआर के लिए खेल चुके हैं, और इस बीच उन्होंने 145 आईपीएल मैचेस खेले हैं, और इनमें वो आज तक के आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर बनकर सामने आए हैं, जहां यूजी चहल ने अब तक 187 विकेट्स ली हैं। ये रिकॉर्ड तो वाकई में बहुत स्पेशल है। एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो इस सीजन के एंड में हुआ वो ये था कि विराट कोहली ने अब आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये वो दौर था जब किंग कोहली के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा था। 2021 के T20 वर्ल्ड कप की हार ने कोहली की कप्तानी पारी पर फुल स्टॉप लगा दिया था। टीम इंडिया को रोहित शर्मा में एक नया कैप्टन मिल चुका था, लेकिन आरसीबी को अपना नया कैप्टन ढूंढना था 2022 के ऑक्शंस में, और साथ ही ढूंढना था एबी डिविलियर्स का रिप्लेसमेंट। इन दोनों ही सवालों के जवाब के रूप में उन्हें मिले फैफ डु प्लेसी। 2022 आईपीएल सीजन 2022 के सीजन में नए कैप्टन ने एलिमिनेटर के दरवाजे को तोड़ा और वो क्वालिफाइड 2 तक टीम को ले गए।
डुप्लेसी ने गेल और एबी डिविलियर्स के बनाए हुए स्पेस को पूरी तरह से भरा और साथ में ये भी अश्योर किया कि विराट कोहली ही टीम के लिए अकेले रन्स नहीं बनाएंगे। फाफ डुप्लेसी आरसीबी के साथ अपने पहले ही सीजन में फॉर्म में आ गए थे, जहां उन्होंने इस सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए, जो थे 468 रन्स। टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे हसरंगा, जिन्होंने 26 विकेट्स ली। 2022 ऐसा सीजन था जिसमें 2015 के बाद दोबारा से टीम के 6 अलग अलग प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच बने। अब हम आ गए हैं 2023 के आईपीएल सीजन पर। 2023 में आरसीबी ने फिर टीम गेम खेला, जहां उनके 5 अलग अलग प्लेयर्स को 7 अलग अलग मैचेस में मैन ऑफ द मैच मिला। हालांकि प्लेऑफ्स तक पहुंचने के करिश्मा को वो दोहरा नहीं पाए और टीम ने 6th पोजीशन पर फिनिश किया। इस सीजन में मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग को हेड किया और 19 विकेट्स के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर बने। और इस बार किंग कोहली की फॉर्म भी वापस आ रही थी, जहां उन्होंने इस सीजन में 2 सेंचुरीज के साथ 639 रन्स बनाए। इनकी परफॉर्मेंस तो बिना किसी शक के अच्छी थी, लेकिन इनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी कैप्टन डुप्लेसी ने, जहां उन्होंने 8 हाफ सेंचुरीज के साथ 730 रन्स बनाए और ऑरेंज कैप की रेस में 2nd पोजीशन पर रहे। अब जब हमने इतने लंबे सफर की बात कर ली है, तो इनमें विराट कोहली के आरसीबी की तरफ कंट्रीब्यूशन की बात करनी तो बनती है। कोहली की आईपीएल जर्नी अप्स एंड डाउन से भरी रही है, जहां उन्होंने हर सीजन अपनी एनर्जी से गेम को आगे पुश करा। वो आरसीबी के साथ इनॉग्रल सीजन से खेल रहे हैं और ऐसे में वो कई ऐसे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं जिन्हें तोड़ पाना दूसरे प्लेयर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आइए एक बार कोहली के आईपीएल स्टैट्स की तरफ नजर डालते हैं। विराट कोहली ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 7263 रन्स बनाए हैं, जो आईपीएल में किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट वो इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 7000 आईपीएल रन्स का माइलस्टोन अचीव करा है और कोहली के नाम पर ही है मोस्ट रन्स इन अ सीजन का रिकॉर्ड, जो उन्होंने 2016 में 973 रन्स बनाकर बनाया था। दोस्तों, ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। सही मायनों में कोहली की आरसीबी की तरफ लॉयल्टी और डेडिकेशन अमूल्य है और यही बॉन्ड इनके फैंस को सबसे ज्यादा पसंद है। अगर विराट कोहली का कोई आईपीएल रिकॉर्ड है जो हमने मिस किया है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताना। अब 2024 का आईपीएल सीजन आ गया है और WPL की आरसीबी टीम ने ट्रॉफी भी जीत ली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेंस टीम भी चैंपियन बनती है या नहीं। वैसे देखा जाए तो इस सीजन आरसीबी की शुरुआत काफी फीकी लग रही है। आरसीबी की किस्मत में आगे क्या लिखा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो यही थी 2008 से लेकर अब तक की आरसीबी की टीम जर्नी। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में हमारी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।